हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रॉडकास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीओपीडी। सीओपीडी को हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ भी कहते हैं। ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लंग्स की कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है हमारे एयर फ्लो की हमारे लंग्स के अंदर। यह एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, यानी कि ये टाइम टू टाइम प्रोग्रेस करती रहती है, बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग में। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास सीओपीडी एक ऐसी प्रोग्रेसिव लंग्स की डिजीज़ होती है जिसमें हमारे पास डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में। सीओपीडी जो होती है वह हम एक कलेक्टिव टर्म यूज़ करते हैं हमारे रिस्पिरेटरी कंडीशन में, जिनमें हमारे पास प्राइमरी आता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है सीओपीडी का वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, यानी कि हमारी जो एयर फ्लो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और ये जो कंडीशन होती है ये इरिवर्सिबल होती है, यानी कि अगर ये एक बार होगी तो इसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। और ये जो कंडीशन है ये टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। अगर हम सीओपीडी की टाइप्स की बात करें तो पहला है हमारे पास एम्फाइसीमा, सेकेंड है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्टिव अस्थमा। एम्फाइसीमा की अगर हम बात करें, एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो हमारे एयर सैक्स होते हैं हमारे एल्वियोलाई में वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इलास्टिसिटी होती है और एयर को ट्रैप करने की कैपेसिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। अगर हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ब्रोंकाइटिस सिंपली जो वर्ड इंडिकेट करता है वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, जिसकी वजह से हमारे पास जो म्यूकस की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कफ भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास एस्थमा। एस्थमा में क्या होता है, हमारे पास जो हमारा एयरवे होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से एयर को पास होने में डिफ़िकल्टी होती है। अस्थमा एक रिवर्सिबल कंडीशन है। जैसा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यह है हमारे पास एम्फाइसीमा और यह है हमारे पास ब्रोंकाइटिस, CHITIS। यह है हमारे पास ब्रोंकाइटिस। जैसा कि हम अस्थमा में देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक नॉर्मल एल्वियोलाई है। हमारे लंग्स के अंदर जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं ये एक नॉर्मल है, जिसके बीच में ऐसी सैक प्रेजेंट होती हैं, यानी कि अलग अलग कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो एल्वियोलाई जिसमें एम्फाइसीमा हो जाता है उसमें क्या होता है कि ये वाले जो बॉर्डर्स होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एम्फाइसीमा जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हम ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ये हमारे पास एक नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब है जिसका सरफेस एरिया हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और ये दूसरी एक ऐसी ब्रोंकियल ट्यूब है जिसके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है और एयर को एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम होती है। अगर हम इसके काजेज़ की बात करें, पहला है हमारे पास टोबैको स्मोक, यानी कि जितने भी हमारे पास स्मोकर होते हैं उनको 75% होते हैं सीओपीडी होने के। नेक्स्ट है हमारे पास ओक्यूपेशनल एक्सपोजर। ओक्यूपेशनल एक्सपोजर में हमारे पास आ सकता है जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में या फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पे उनको स्मोक के साथ और फ्यूम्स वेपर्स वगैरह के साथ में उनको डील करना पड़ता है, उसकी वजह से भी उनको सीओपीडी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन में आ सकता है हमारे पास जैसे कुछ ऐसे गांव के लोग होते हैं जो घर में चूल्हा जलाते हैं और चूल्हे में वो लकड़ियाँ जलाते हैं, जिसकी वजह से उनको भी सीओपीडी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन नाम का एक प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर या फिर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जब ये प्रोटीन जो है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से भी जो है हमारे लंग्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सीओपीडी जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एज। इंक्रीजिंग एज की वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, उसकी वजह से भी हमें सीओपीडी जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जैसे कि टीबी वगैरह, उन सब से भी हमें सीओपीडी होने के चांसेस होते हैं। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, पहला है हमारे पास फ्रीक्वेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जाहिर सी बात है अगर सीओपीडी हो गया है तो हमारे जो लंग्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग जो है वो इम्पेयर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें अदर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों होगा? क्योंकि जो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारी प्लूरल कैविटी में, उसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज जो होगा वो अच्छे से नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है क्रोनिक कफ। स्पूटम प्रोडक्शन की वजह से हमें क्रोनिक कफ भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वीजिंग साउंड। वीजिंग एक साउंड होती है जो हम स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं, जो हमारे लंग्स की साउंड होती है। नेक्स्ट है चेस्ट टाइटनेस। जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है चेस्ट में तो चेस्ट जो है वो थोड़ा टाइट फील होती है। नेक्स्ट है विजलिंग साउंड। विजलिंग साउंड होगा क्योंकि जो हमारे लैरिंग्स है उसके ऊपर भी जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या फिर उसके ऊपर भी फ्लूइड की प्रोडक्शन हो जाएगी तो उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसमें विजलिंग साउंड हमें सुनने को मिल सकती है। नेक्स्ट है फटीग एंड वेट लॉस। फटीग इसलिए होगी क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं होगी और डेफिशिएंसी होगी ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें फटीग देखने को मिलेगा और वेट लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट है साइनोसिस। साइनोसिस को हम ब्लूइश डिस्कलरेशन भी कहते हैं, ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है स्पूटम प्रोडक्शन। जब इन्फ्लेमेशन होगी हमारे लंग्स में तो उसकी वजह से जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा उसकी वजह से स्पूटम प्रोडक्शन भी हो सकती है।
अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर यानी कि किसी भी काजेज़ की वजह से, चाहे वो इन्हेलेशन ऑफ इरिटेंट एक्सपोजर हो या फिर सिगरेट स्मोकिंग हो, एयर पोल्यूशन हो या फिर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो या फिर कुछ ऐसे हार्मफुल इरिटेंट हो जो हम इनहेल करें, उन सब की वजह से हमारे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है हमारे लंग्स में। सिंपल अगर हम बात करें तो जब हमारे लंग्स में कोई भी इरिटेंट जाएंगे तो वो उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी हमारे लंग्स में और उसकी वजह से हमें फर्दर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी, जैसे लॉस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, एयर ट्रैपिंग अच्छे से नहीं होगी और उसकी वजह से हमें सीओपीडी के साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारे पास आता है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, इस्चीमिया, हाइपरकैपनिया होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, एट्सेट्रा। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो पहला है हमारे पास हिस्ट्री कलेक्शन। हम पास्ट हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की कि वो घर में कैसा है, वो घर में कैसा रहता है, यानी कि वो कोई चूल्हा वगैरह तो नहीं जलाता है, वो स्मोकर तो नहीं है, या फिर वो सेकेंडरी एक्सपोजर में तो नहीं आया किसी केमिकल्स वगैरह के या फिर पोल्यूटेंट्स के। हम उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे। सेकंड है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे वीजिंग साउंड को। नेक्स्ट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और स्पायरोमेट्री टेस्ट, ये दोनों टेस्ट हम करते हैं हमारे लंग्स के फंक्शनिंग को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास चेस्ट सीटी स्कैन। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे और लेबोरेटरी टेस्ट और एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस में हम चेक करेंगे हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है हमारे आर्टरीज़ में। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हम पहले करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर कोई पेशेंट जो है वो स्मोकर है या फिर टोबैको चीव करता है तो उसको हम पहले बोलेंगे कि अब स्मोकिंग छोड़ो और उनका लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे। जैसे घर में अगर वो लकड़ी जलाते हैं या फिर चूल्हा जलाते हैं, उनको कहेंगे कि उसको डिक्रीज़ करना है। या फिर घर में कोई स्मोकिंग करता है जिसकी वजह से सेकेंडरी एक्सपोजर की वजह से अगर सीओपीडी हुआ है तो उसको हम बोलेंगे प्रिकॉशन लेने के लिए। नेक्स्ट है मेडिकेशन। मेडिकेशन में हम देंगे ब्रोंकोडाइलेटर, जिसमें हम नेबुलाइज करते हैं। नेबुलाइज में हमारे पास आता है ब्यूडोकॉर्ड, ड्यूलिन वगैरह। ये एक स्टेरॉइड होते हैं जो इनहेल कराए जाते हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से सीओपीडी जो है वो कुछ हद तक ट्रीट हो सकती है। नेक्स्ट है पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन में क्या होता है कि एक पेशेंट को एक्सरसाइज ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या होता है कि हम लंग ट्रांसप्लांट वगैरह जैसी सर्जरीज करवा सकते हैं अगर कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।